ये भी बात सामने आई कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें SC ST की लोएस्ट है और फिर मुसलमानों का नंबर आता है। साथ ही साथ अभी आप प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान साहब ने बताया कि जमीन जो है राजस्थान में SC ST से ज्यादा कम जमीन अगर किसी के पास है तो मुसलमान के पास है। और फिर हैंडीक्राफ्ट और एंटरप्रेन्योर का फिगर तो आप सुन लिए हैं। और फिर साथ ही साथ उसमें जो एक और जो फाइंडिंग्स आई है जो इस रिपोर्ट में आया है, जो मुस्लिम्स जो नवीन नारायण साहब ने इसको बताया है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं ताकि आप लोग जब इंशाअल्लाह ताला आपको अगर ये रिपोर्ट चाहिए तो आप जमील को बोलिए, PDF हम आपको भिजा देते हैं। तो आप जमील साहब हमारे जो जिम्मेदार हैं उनको बता दीजिए। उसमें जो नवीन नारायण साहब ने बताया है कि मुसलमानों की ऐसी कई बरादरियां हैं जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलता है, जिसमें उन्होंने खास तौर से नियरली 82 कास्ट का नाम लिया है। 82 नहीं 80 to 85, जिसमें खलंदर भी है, बहरूपिया है, मासत है, आपके चौबदार है। माने ये पेज नंबर आप देख लीजिए, जब आपको रिपोर्ट हम भिजाएंगे, पेज नंबर 219 जिसमें मिरासी भी है। ये तमाम लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए मगर इनको नहीं मिलता है। तो ये रिपोर्ट हम राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी भिजाएंगे। अगर वो वक्त देते हैं मुझसे मिलने का तो मैं खुद पर्सनली हमारी टीम जाकर उनको देगी और उनको ये बताएंगे कि इसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि राजस्थान में जो माइनॉरिटीज का जो बजट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज का, पहले 99 करोड़ था, इस साल उसको बढ़ाकर करीब 290 करोड़ किया गया है, जो बिल्कुल नाकाफी है, जो बिल्कुल नाकाफी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर वाकई में कोई इंसाफ करना चाह रहा है तो उसका बजट बढ़ाना चाहिए, उसमें और नए स्कीम्स लाने चाहिए और साथ ही साथ जो रिजर्वेशन का मसला है उसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। तभी जाकर जो सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस की बात होती है वो तो सिर्फ ज़बानी खर्च होती है। इसीलिए लोग हम पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि आप ज़बरदस्त भाषण दे देते हैं। हमारे दुश्मन, हमारे जो पॉलिटिकल हम अपोनेंट बोलते हैं कि आप भड़काऊ भाषण दे देते हैं। तो हम उनको बताना चाह रहे हैं कि वो भड़काऊ इसलिए कहते हैं क्योंकि हम फैक्ट्स पर बोलते हैं, आईना दिखाते हैं तो तकलीफ हो जाती है हमारे मुखालिफिन को। तो अब ये आईना है राजस्थान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि ये बताता है कि इतने साल आपको सत्ता मिली, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की सरकारें रही है, आपने मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो इस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स कुछ और होते। और हम तो कह रहे हैं कि आप इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए और पढ़कर आप बोलिए ये सच है या झूठ है, क्योंकि इसको हम अपने घर में बैठकर नहीं बनाए हैं। तो ये एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, जो अपने आप को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सेकुलरिज्म का नाम लेते हैं। तो कोई कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उन तमाम के लिए है। और अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री हमको टाइम देंगे तो रमज़ान के बाद हम जाकर उनको देंगे। अगर वो ज़्यादा मसरूफ़ हैं, नहीं मिलना चाहेंगे, तो हम उनको इंशाअल्लाह एक रिपोर्ट बनाकर इस रिपोर्ट को हम उनके पास भिजा देंगे। और मैं इस रिपोर्ट, इस सर्वे को, इस फाइंडिंग्स को राजस्थान के एक्स चीफ मिनिस्टर मोहतरमा वसुंधरा राजे को ही भिजाऊंगा, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री रही है, ताकि उनको भी मालूम हो और वो पढ़ें, अपने लोगों से पढ़वाएं, और उसको देखकर अगर वो कोर्स करेक्शन करते हैं तो इससे राजस्थान का फायदा होगा, इससे देश का फायदा होगा। तो ये हमको आपको कहना था। और मेरी आपसे अभी कुछ पूछना है तो इसी मुद्दे पर पूछिए।
दूसरे मुद्दे में बोल चुका हूं कल, बहुत उसको रिपीट मत करोगे। नहीं, एक मुकम्मल तो जान दीजिए, हमको नमाज भी पढ़ना है थोड़ी देर में, तो ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सवाल करने का आपको पूरा हक है और रहेगा, मगर मैं जब जो बात बोल चुका हूं उसको रिपीटेशन मत करवाइए। एक कर बात चल रही थी, कहा गया था कि तालीम को लेकर और हायर एजुकेशन की भी बात की गई, तो आपको नहीं लगता अगर पूरा फोकस सिर्फ दीनी तालीम पर रहेगा तो आगे भी हालात ऐसे ही रहेंगे? क्योंकि जिस तरीके की एजुकेशन की जरूरत है, अगर दीनी तालीम पर उसको तरजीह नहीं मिलेगी तो ऐसा ही होगा। देखिए, अगर आप कुंडू कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लेते, अगर आप सच्चर कमेटी पढ़ लेते, और अगर आप थोड़ा मुस्लिम महलों में फिर लेते जहां पर मदरसे और स्कूल हैं, मदरसों में बच्चे इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको इस्लाम का एक स्कॉलर बनना है, आलिम बनना है, मुहद्दिस बनना है, फकी बनना है, मुफ्ती बनना है। दूसरा इसलिए पढ़ते मदरसों में क्योंकि सरकारों ने स्कूल नहीं खोला, यही बात उन्होंने वहां पर कही है। इस रिपोर्ट में भी कहा कि आप स्कूल नहीं खोलते, सरकार अगर स्कूल खोलेगी तो बच्चे बराबर जाएंगे स्कूल को। तीसरी बात यह है कि प्राइवेट स्कूल में, जैसा अभी आमिर साहब ने कहा कि जब एंट्री लेवल पर सब बराबर होते हैं, मगर जब आगे बढ़ते हैं तो फाइनेंशियल वेरवितौल नहीं होने की वजह से ये सबसे बड़ा फैक्टर है दलित, मुसलमान और आदिवासी के बच्चों के ड्रॉप आउट रेट का, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वो इसीलिए आप देखते हैं कि इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बढ़ाइए। केंद्र में मोदी सरकार ने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, सिर्फ 9th और 10th क्लास को दे रहे हैं, जबकि ड्रॉप आउट रेट होता है प्राइमरी और लेवल से शुरू होता है, क्लास 3, 4 के बाद 5 के बाद ड्रॉप आउट शुरू होता है। तो मदरसे को फोकस मत बनाइए, मदरसे थे और रहेंगे, मगर आप स्कूल कितने खोरे सरकार वो देखिए, और आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए क्या अमाउंट दे रहे वो देखिए। इसीलिए तो ये जो गिरावट होती है वो हायर एजुकेशन में जाकर सिर्फ 2% आते हैं मुसलमान राजस्थान में, यहाँ नीचे से शुरू हो रहा है ना, वो तो सरकार और पार्टी की जिम्मेदारी है। ओवैसी साहब, जो प्रोफेसर अब्दुल्ला खान साहब ने स्टडी की है उसके बेसिस पे जो कुछ आपने फाइंडिंग्स निकाली है, उसके बाद अगर आप राजस्थान में सत्ता में आते हैं तो क्या मूलभूत परिवर्तन आप ला सकते हैं? और दूसरा ये है एक मिनट, आपके मुंह में घी शक्कर, में सत्ता में नहीं आने वाला हूं। नहीं, सुनिए मेरी बात। नहीं, मैंने आने के लिए क्या आप आम आदमी पार्टी और सचिन पायलट से हाथ मिला सकते हैं? देखिए, अच्छा देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है ये सत्ता में आने के लिए नहीं की गई है। सुनिए, मेरा जवाब तो सुनिए। अरे भाई, आप अपना सवाल करें, मुझे तो अब आपकी तरह जवाब दूं क्या मैं? अब 9 PM की तरह मत हो जाइए आप, सुनिए। 8 PM हाँ, नहीं, वो नहीं है, वो अलग है। वो 8 PM नो CM अलग है, मरी अलग है। तो ये रिपोर्ट को इसलिए तैयार नहीं किया गया कि हम सत्ता में आए, ये इस रिपोर्ट को इसलिए तैयार किया गया ताकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको सत्ता मिली है और सत्ता में है, उनको ये बताया जा सके कि देखिए ये पोजीशन है राजस्थान में मुसलमानों का, और आप इनके लिए कुछ कॉन्क्रीट इक़दामात करिए, कॉन्क्रीट स्टेप्स लीजिए, पॉलिसीज बनाइए। मैं सत्ता में आने की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मेरी जो पार्टी की लड़ाई है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को और पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट करने की लड़ाई रही है, और वही रहेगी। अरे सुन तो लीजिए फिर। देखिए, मैं आपको मुतमईन करने के लिए सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, मगर आप मुतमईन नहीं हुए तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसको। तीसरी बात यह है कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने एक राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम लिया है, क्या वो छोड़ रहे हैं कि अपनी पार्टी को? मेरे को नहीं मालूम। अब मैं कैसा उसको प्रियम करके बोलूं, मुझे नहीं मालूम। और चुनाव के वक्त किससे अलायंस होगा नहीं होगा वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा।
उस वक्त देखा जाएगा। ओवैसी साहब, आप लोग तय कर लीजिए कौन पूछेगा। मैं ऐसा देखिए, मेरे को नमाज पढ़ना है। MIM वेलफेयर पार्टी और SDPI तीनों मुस्लिम। क्या बोला आपने? MIM SDPI वेलफेयर पार्टी क्या करते हैं? तीनों मुस्लिम और दीगर विकर सेक्शन उसमें काम करते हैं। अच्छा, क्या इन तीनों का एक ही मुद्दे पे वर्क करने के बावजूद राजस्थान में कोई गठबंधन की संभावना, ऐसी कोई चर्चा आपके बीच में है? देखिए, जिस सब आपका सवाल उस वक्त वाजिब होगा जब चुनाव के करीब हम उसका जवाब दे पाएंगे, अभी तो कुछ नहीं दे पाएंगे। एक काम करते हैं, दो इधर से पूछिए, दो इधर से पूछिए। अभी इधर से दो पूछ लीजिए अभी। अच्छा, आप इधर से चलिए। यूपी में जो एनकाउंटर हुआ है उसमें गुलाम की मां ने ये कहा कि उसे अपने कर्मों की सजा मिली है। अच्छा। आप क्या करें? भाई, और मुझसे उसने ये भी कहा कि मजहब से नहीं जोड़ा जाए। नहीं, मुझसे क्यों पूछ रहे आप ये? क्योंकि सर आप मुस्लिम की बात करते हैं। नहीं, मुस्लिम की बात ये करते हैं ना, आप इससे पूछिए ना। अब भाई देखिए, जो सत्ता में थे उन्होंने मुसलमान को गुलाम बना दिया क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अरे सुन तो लीजिए। देखिए, अब आप अगर आप डिस्टर्ब करेंगे मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं आपको सुनना पड़ेगा मैं जो बोल रहा हूं। आप ना सवाल पूछ लिए, मुझे जवाब देने दीजिए। गुलाम किसने बना दिया मुसलमानों को? किसने? कोई क्यों जमीन नहीं देते? राजस्थान में लैंडलेस सबसे ज्यादा मुसलमान है, 2% ग्रेजुएट हैं, क्यों हो रहा है? कौन जिम्मेदार है? ड्रॉप आउट रेट सबका ज्यादा क्यों है? क्यों रिजर्वेशन नहीं दिया जाता मुसलमानों की बरादरियों को? वोट तो ले लेते हैं। ये पॉइंट के लिए तो रिपोर्ट हम बनाए हैं। अब रहा सवाल यूपी का, मैं कह चुका हूं, उसकी बीवी ने, पत्नी ने तो ली ना बॉडी, आप वो नहीं दिखा रहे। वो भी दिखा रहे हैं। अरे दिखाइए, फिर बोलिए। माने लिए। अरे मैं क्या रिएक्शन दूं? मेरा रिएक्शन यही रहा है, यही कह रहा हूं कि मैं जब 1994 में MLA बना, उस वक्त के आंध्र प्रदेश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा होता था। मेरी असेंबली की स्पीचेस उठा के देखिए, मैं हमेशा एनकाउंटर के खिलाफ रहा हूं। ये सो कॉल्ड एनकाउंटर जो होता है, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये सो कॉल्ड एनकाउंटर से रूल ऑफ लॉ कमजोर होता है। इस सो कॉल्ड एनकाउंटर से फिर हमको कोर्ट, जजेस, CRPC, IPC, लॉ ऑफ एविडेंस की जरूरत क्यों है? और कातिलों में और जो लोग लॉ के हैं उसमें फर्क क्या रह जाता है फिर? यही इसलिए तो कह रहे हैं हम, एनकाउंटर्स रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। लोगों को हम सजा दिलवाइए। गांधी के कातिल को हमने गोली मारी थी क्या? एनकाउंटर कर दिया था गांधी के कातिल का हमने? इंदिरा गांधी के कातिल का एनकाउंटर कर दिया था हमने? राजीव गांधी को बम सुड़ाने वालों को हमने एनकाउंटर कर दिया था क्या? दिल्ली के सड़कों पर जो सिखों का जेनोसाइड करे उनका गोली मारकर हमने खत्म कर दिया उनको। नेली के मैसेकर में जो मैसेकर हुआ 10,000 लोगों का, उसको एनकाउंटर कर दिया था क्या हमने? मुंबई और गुजरात की सड़कों पर जो इंसानियत का कत्ल हुआ उनका एनकाउंटर किया था क्या हमने? सजा हुई ना। अगर एनकाउंटर को अगर कोई सेलिब्रेट कर रहा है तो फिर मुझे लगता है कि यह तो इंसानियत का मजाक हो रहा है। और याद रखिए, अंग्रेजी की कहावत है, व्हाट गोज राउंड कम्स अराउंड। हाँ, मेरा स्टैंड है। अब कोई बोल रहा है कि 183 एनकाउंटर हो गए हैं। भाई 183 एनकाउंटर अगर हुए तो फिर क्या हो रहा है? फिर अगर एनकाउंटर होता है तो इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपनी प्रोसिक्यूशन को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए कि मेरा स्टैंड ये है। आपने बच्चों की बात करी, हाँ, आपने बच्चों की बात करी, राजस्थान में की शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो आप एक्चुअली क्या मदरसों को अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं या उनको नए स्कूल दिलाने की बात करें? क्या देखिए मदरसे थे, है और रहेंगे। मदरसों को बनाने का बुनियादी मकसद ये होता है कि उनको इस्लामिक स्कॉलर बनाया जाए, जिसको मौलाना कहते, मुहद्दिस कहते, मुफ्ती कहते। सुनिए, उसमें यह मकसद से तहत बनाया जाता है। सरकारों का काम यह है कि आपने राइट टू एजुकेशन तो बना दिया, तो स्कूल भी तो खोलिए।
कौन रोक रहा है आपको स्कूल खोलने से? कौन आपको रोक रहा है स्कॉलरशिप इंक्रीज करने से? प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, क्यों पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को बढ़ाया नहीं जाता? क्यों मौलाना आजाद फेलोशिप को एमफिल और किया गया? आप करिए ना, ये हमारा डिमांड है। और ये रिपोर्ट वही कहती है। आप लोगों को मदरसे सच्चर कमेटी अगर आप पढ़ेंगे, पेज नंबर, मैं कह रहा हूं कि पेज नंबर सच्चर कमेटी का शायद 380 होगा। कितने बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में मुसलमानों के? मालूम आपको? नॉट इवन 2 to 3%। ये आपको देखना पड़ेगा। सर आप पढ़ लेके आइए, मजा आएगा हमसे सवाल करने में। आपके सर्वे रिपोर्ट पे ही हम जानना चाह रहे हैं कि इसके बारे में ये तो बताइए कि क्या आपने डोर टू डोर सर्वे किया, कैसे चेंज? अरे देखिए, सर्वे नहीं, अरे यार देखिए, अरे सुनिए, नहीं सुनिए गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है नहीं, वो भी आप अरे देखिए देखिए, अब आप उसका जोड़ना चाहे जोड़ लीजिए। ये कोई डोर टू डोर सर्वे नहीं है। डोर टू डोर सर्वे पॉलिटिकल पार्टीज कराती हैं कि कांग्रेस हारेगी, समझे ना, वो होता है। ये एक स्टडी हुई है जिसको स्कॉलर्स ने किया है। उन स्कॉलर्स का नाम है प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, वेंकट नारायण मुतकुरी, आमिरुल्लाह खान, अब्दुल शाबान, और नाम पढ़ देता हूं, इसमें है निसार अहमद, नवीन नारायण साहब, संगमित्रा आचार्य, पेरुमुला गोपीनाथ, डीपी सिंह, मुशारुद्दीन साहब, इन तमाम ने, अपूर्वा रामचंद्रा, इन्होंने स्टडी की है और इसकी रिपोर्ट सामने आई है और इसमें सच्चाई पर है ये। लेकिन वक्त आपका चुनाव से पहले ओवैसी साहब, अच्छा ठीक है, अब आप सुनो, अब एक मिनट सुनिए। जो लोग 40 साल से मुसलमानों का वोट लेकर पीठ में खंजर घोंप रहे हैं, बच्चों को स्कूल से महरूम कर रहे हैं, जमीन नहीं दे रहे हैं, उनको ख्याल नहीं आया इस तरह का काम करने के लिए? उनको ख्याल नहीं आया इस तरह का काम करके देखो कि तुम जिसका वोट ले रहे, तुमने बर्बाद कर दिया उन लोगों को। जिसका तुम वोट लेकर मुख्यमंत्री बन जाते हो, तुम उनके बच्चों के सिर्फ 2% बच्चे ग्रेजुएट निकलते हैं। जिनका वोट लेकर तुम मंत्री बनते हो, एनीमिक बच्चों में खून की कमी है। जिन महिलाओं की तुम बड़ी दहाई देते हो, उस समुदाय के महिलाओं में बॉडी मास इंडेक्स सबसे कम है। तो हम किए ये सुन तो लीजिए। अरे भाई, आप इतना तकलीफ क्यों हो रही है आपको? नहीं, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप तो कांग्रेस के नहीं है ना, बीजेपी के भी नहीं है ना। अबे सुनिए ना फिर, अरे तुम तो न्यूट्रल आदमी हो तो सुनो ना, बेचैनी क्यों हो रही है तुमको? हाँ तो बोल दिया आपको, ये रिपोर्ट पढ़ो आप, हम भिजाएंगे। इतनी तकलीफ क्यों हो रही है प्यारे तुमको? नहीं होनी चाहिए ना ये आपका। नहीं, आपके कोई नेक इरादे तो नहीं है ना हमारा। हाँ चलिए, हाँ साहब बोलिए उनका। मैं आता हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं भाग के नहीं जाता हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री की तरह नहीं हूं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया 9 साल में। सर यूपीए बोलिए। हाँ एक मिनट रुकिए। नहीं, आपको पढ़ेंगे तो मालूम होगा, मैं तो बोलूंगा आप पढ़िए इंशाल्लाह। दूसरा एक चीज में जो सवाल देना चाह रहा हूँ ये है कि राजस्थान के हाई कोर्ट ने 4 मुस्लिम नौजवानों को जयपुर बम ब्लास्ट के अंदर बरी का वो किया गया। उसमें केंद्र राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री ने खुद ने भी ये कहा है कि हम जो है इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अधिवक्ता को बर्खास्त भी कर दिया गया। तो क्या मुसलमानों को बरी होने का हक है या नहीं? ये राजस्थान के मुसलमानों को ये तय करना पड़ेगा कि जब कोर्ट से उनको इंसाफ मिलता है तो जिसको उन्होंने अपना रहबर माना, जिसको अपना लीडर माना, जिसको अपने झोली भर भर कर आपने कांग्रेस को वोट दिया, आज जब मुसलमान बच्चों को हाई कोर्ट से रिहाई मिलती है तो राजस्थान की सरकार इस तरह का पोजीशन लेती है। और उन लोगों का भी काम है जो कांग्रेस के मुसलमान लीडर हैं, वो भी तो मुंह खोलें।
हम बाड़मेर में रैली किए तो कह दिया कि हमारे इस बार भीड़ पाकिस्तान से आई। हमारे इतने लोगों को वीजा क्या अमित शाह ने दिया था हमारे लिए? उनको बोलना चाहिए, और उनको बोलना चाहिए जो हमारे आज से 1 महीना पहले यहां पर एक कॉन्फ्रेंस किए थे, बड़े कांग्रेस के नेता आए बैठे कौम के और इनडायरेक्टली मैसेज देकर चले गए कुछ, तो अब उनको बोलना चाहिए। और फिर हम पूछना चाह रहे हैं राजस्थान की जो रूलिंग पार्टी मुख्यमंत्री साहब से कि सर, जब ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें 2 आरएसएस के वर्कर्स को कन्विक्शन आया, आप अपील क्यों नहीं किए? जब आप अपील क्यों नहीं किए? चलिए उनका, चलिए वो नहीं किए ना, चलिए उनका पेरोल कैंसिल करो भी, आप करो ना। आपको इंसाफ से मतलब है ना, आप इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं तो ये करो। आप नहीं करेंगे तो ये तो उन बड़े चौधरियों को बोलना चाहिए जो मुसलमानों के ठेकेदार बन के बैठते हैं, उनको बोलना चाहिए। इस पर क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे अरे मौका नहीं है। अरे मौका परस्त तुम हो, मैं नहीं हूं। आप बोलो उस पर। अब तो नहीं बोलेंगे। हम कह रहे हैं भाई कोर्ट ने बरी कर दिया, और कोर्ट ने क्या कहा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने सही इन्वेस्टिगेट नहीं किया। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिले कि उसको, कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन सही नहीं किया। उन पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों नहीं करते आप? उनका पेंशन रोकिए, पूछिए, बुलाइए उनको। भाई आप अब चुनाव आएगा तो फिर सब लोग निकलेंगे, ये बी टीम है, वो सी टीम है, वो आया है, वो ऐसा आया है, वहां से आया है, चांद से आया है। अब बोलिए, आपका वो सवाल वाजिबी है, मगर ये तो सवाल मुख्यमंत्री को और कांग्रेस के मुस्लिम एमएलएज हैं उनको देना चाहिए। ओवैसी साहब, केजरीवाल का कहना है, आपका सवाल हो गया, आपका सवाल। हिमंता बिस्वा हैं, उन्होंने कहा है कि आपके लोग अगर 70% से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या वो शरीयत की मांग करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी लड़ाई संविधान की लड़ाई है। हिंदू राष्ट्र की बात कौन कर रहा है? बोलो, हिंदू राष्ट्र की बात कौन कर रहा है? हिंदू राष्ट्र की बात पूरे लोग, वही लोग कर रहे हैं जिनका ताल्लुक बीजेपी से है, आरएसएस से है। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जो है वो भारत को मजबूत बनाने की है। हमारी लड़ाई भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को बरकरार रखने की लड़ाई है। बिल्कुल नहीं। चाचा आपने पूछ, नहीं आप पूछ ले मैडम, जो पूछ ले दोबारा पूछिए, आप पूछिए। अबे सवाल पूछिए, छोड़ दी, डोंट कंसिडर एनी। सवाल पूछिए। अच्छा सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। अच्छा जाने दीजिए। अरे अब सवाल कर लीजिए। नमाज पढ़ना है, नमाज आपको पढ़ना। हम अब वो इंशाल्लाह ताला करेंगे मैडम, वो बिल्कुल है, हमारा इरादा है और इंशाल्लाह हम करेंगे। नहीं सर, जो नहीं पूछे नहीं आप, सर आप पूछ लीजिए, जो नहीं पूछे। हाँ बिल्कुल प्यारे, मैं आऊंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। बोलिए। बात की जो प्रॉब्लम थी उसकी भी बात की है, एनकाउंटर से लेकर कई सवाल भी उठाए। देश में एक बड़ा ऑपोजिशन पार्टी मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं, आप भी कॉमन मिनिमम एजेंडा बना के उनके साथ शामिल हो सकते हैं सर, क्योंकि सब मिलके कह रहे हैं कि मोदी जी से लड़ना है क्योंकि उनकी पॉलिसी सही नहीं है। आप क्यों उस ग्रुप में शामिल नहीं होते? आप जरा बोल दीजिए ना उनको, आप बोल दीजिए भाई, आप उनको बोल दीजिए ना, आप उनको बोल दीजिए। और हम आपसे पहले भी मैंने कहा, आज भी कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को दोबारा 2024 में सत्ता से आने से अगर रोकना है तो आइडियोलॉजी की बुनियाद पर पॉलिटिकल मुकाबला होना चाहिए। आप कौन सी आइडियोलॉजी पर मुकाबला कर रहे हैं कि जुनैद और नसीर को जो मारते हैं तो उनको एक कंपनसेशन मिलता है और किसी और को बढ़ के कंपनसेशन मिलता है? आइडियोलॉजी आपकी। अगर कोई कोर्ट से बरी हो जाता तो आप दूसरों का अपील नहीं करते, यहां अपील करती। आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी है कि आप
प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सबसे बिहार का पुराना मदरसा 100 साल पुराना अजीजिया मदरसा, जिसमें 4,500 मैन्युस्क्रिप्ट्स मखतूतात उर्दू में बोलते, वो जल जाते हैं, तो आप में इतनी तौफीक नहीं होती कि उस जगह पर जाकर मायना करें। ये आइडियोलॉजी है आपकी। के साथ मुख्यमंत्री बन गए बिहार में, 2-2 मर्तबा बन गए, 2-2 मर्तबा कुलाठी मारे। आप ऐसा मुकाबला करेंगे बीजेपी से? आप महाराष्ट्र में सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर अचानक तलाक हो जाता है। आप इस पे आइडियोलॉजी मुकाबला करेंगे? आइडियोलॉजी पर मुकाबला होगा तो बीजेपी को रोक पाएंगे, वरना अगर आप ये बताना चाहेंगे कि नहीं मैं उनसे बड़ा लीडर बनूंगा आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी में, तो फिर क्या मुकाबला होगा? आप सबको साथ लेना चाहते हैं तो फिर आप पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी कौन करता है? आप करते हैं, हम नहीं करते हैं। पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी आप करते हैं। आप क्या क्या नाम नहीं देते, आप खुद करते हैं ना। अब आप बताइए। और एक बात सुनिए, इनकी हिपोक्रेसी देखिए। अभी आपने नाम दिया था एक नेता का, आपने हाँ नाम दिया था, वो बेचारे करप्शन की बात कर रहे हैं, उनके लीडर पार्लियामेंट में इतनी बड़ी फोटो दिखाते करप्शन की। नहीं नहीं, अरे सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए। अरे सुन अच्छा सुन तो लीजिए ना। तो ये है, ये इसका जवाब ये है यार। अच्छा, अरे भाई, अरे मुल्ला जी के सामने क्यों कर रहे हैं आप? प्लीज, फिर आप हम पे आ जाएगा। हाँ मैडम, आप पूछिए, को मैडम पूछे जा रही थी। चलिए, हो गया, बोल दिया, हो गया खत्म, तो रोक दिया। आपने कहा कि आप राजस्थान में सत्ता के अंदर आप आना नहीं, हाँ आपने कहा राजस्थान में आप सत्ता में आना नहीं चाहते, हाँ आप रिफॉर्म्स के लिए उतरे हैं। ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी दूसरी जो अराजकता फैला रही है उनको आप बढ़ावा देते हैं? कौन? आपकी पार्टी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपकी तारीफ करता हूँ, सलाम करता हूँ उठ के आपको। क्योंकि नहीं, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अबे अब सुनिए, देखिए, अब सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। 2018 में कांग्रेस सत्ता मिली ना। आप बेहतर जानते हैं हमसे। ये मुख्यमंत्री के बेटे को हम हराए थे पार्लियामेंट चुनाव में। एक नई सीट जीते आप यहां से, हमारी वजह से। कहां भाई आप लोगों को इतना खौफ क्यों होता है हमारे से? मैं आपसे नहीं, जो बोलते हैं आपको नहीं, आपको नहीं है, इसलिए आप आपने बिहार का जिक्र किया, जहां सुन लीजिए। 5 एमएलए थे, 4 एमएलए तेजस्वी यादव को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप फैला ही रहे ना। देख लिए, अब आप देखते जाइए। आप फुल टॉस दे रहे हैं मुझे, फुल टॉस दे रहे हैं। अब हमारे 4 भाग गए, 4 दलाल निकले, भाग गए ना, जमीर फरोश थे। सीमांचल की जनता को धोखा दिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के एमएलए ये जो भी भाग गए, तो इन सब ने क्या कहा? लोकतंत्र का टेररिज्म हो रहा है, और मेरे 4 को तुम खरीद लिए। वो क्या था? गांधीवाद था वो, है? यही तो हम बोल रहे हैं। अरे सुनिए, यही तो हम कह रहे हैं। ये आपकी मुनाफिकत है। हमसे मुनाफिकत करेंगे, वहां बोलेंगे पॉलिटिकल टेररिज्म, यहां बोलेंगे नहीं बीजेपी को रोकना था। अरे यार, तुम करोगे तो अच्छा, और मैं चुनाव लड़ूंगा तो बुरा हो जाता हूं। जो 4 भागे ना, आप देखना उनकी जमानत जब्त करवाएंगे। हम गए थे अभी सीमांचल को हम गए थे। नदी में आधा घंटा चले हम, तो दूसरे दिन वो जो मुख्यमंत्री लालू का बेटा है, उसको असेंबली में खड़े होकर बोलना पड़ा कि हम 200 करोड़ दे रहे हैं ब्रिज के लिए। ओवैसी आधा घंटा चला तो तुमको 200 करोड़ देना पड़ा। चुनाव आते आते हम बहुत चलेंगे सीमांचल में, बताएंगे उन लोगों को। आप रुक जाइए। हाँ बोलिए। हाँ, आप संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं, हिंदुस्तानी की बात नहीं करते। तो भारत में माइनॉरिटीज एक वर्ड है जो आर्टिकल 29 और 30 में फंडामेंटल राइट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, और जिसको केंद्र सरकार ने माना है कि माइनॉरिटीज में मुसलमान भी है।
और दूसरा यह है कि आपको खुशी होगी, मुझे भी खुशी है कि मुसलमान भारत का अव्वल दर्जे का शहरी है और इस देश में, हमारे वतन अजीज में सबसे कमजोर दलित, आदिवासी और मुसलमान है। इस देश को अगर चाइना से मुकाबला करना है, सुपर पावर बनना है, तो जब तक आप 14% मुसलमान को उठाएंगे नहीं, अगर आप उसको मार्जिनलाइज करते रहिए, उसके बच्चों को पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे, जेलों में डालेंगे झूठे इल्जामात में, एनकाउंटर करते रहेंगे, तो भारत ताकतवर कैसे बनेगा? इसीलिए हम लड़ रहे हैं। वैसे साहब यूपीएफ फर्स्ट और नहीं, सेकंड अब आप सवाल कर चुके। आप तालीम की बात कर रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी की किताबों में से जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, हाँ। उनका जिक्र तक हटा दिया गया है और किताबों के अंदर तब्दीली लानी नहीं, अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह जी भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये तमाम आईआईटीज, ये सब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन तमाम की बुनियाद मौलाना आजाद ने डाली थी और आज आप उनका ही नाम निकाल दिए हैं। तो ये ऐसा होता है ना, जिसको जलन होती है, हसद होता है कि अरे मेरा नाम नहीं आता, नहीं नाम निकाल दो उसका। भाई नाम निकालने से आपका छोटापन दिखता है। गांधी, सुनिए, गांधी को क्यों मारा गया? जो पढ़ाया जाता था कि गांधी को इसलिए मारा गया क्योंकि गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते थे, आपने उसको निकाल दिया। दलित राइटर्स जो लोकतंत्र पे चैप्टर थे उसको आपने निकाल दिया। अब निकालने वालों को बड़ी शर्मिंदगी है कि हमारा तो कुछ रोल था ही नहीं, तो इसलिए समझते हैं कि निकाल दो। अब भाई निकाल देने से आप अपना छोटापन दिखा रहे हैं। भाई आप सब पढ़ाइए, बच्चों को सब पढ़ने दीजिए, उसके बाद उसको तय करने दीजिए। गलत है ये। हाँ, अभी ये आखिरी सवाल है, इसका जा रहे हैं, नमाज पढ़ना है हमको। हाँ, पहला आखिरी नहीं, अभी आखिरी है ये। मैं ओवैसी जी कह रहा हूँ कि आपने जो रिपोर्ट तैयार की है और जिन बुद्धिजीवी ने रिपोर्ट तैयार की है, क्या आप लोकतंत्र के महायज्ञ में इस रिपोर्ट को जनता के बीच लेकर जाएंगे? जब आप चुनावी समर में उतरेंगे तो क्या आईना दिखाएंगे कि सरकारों ने ये किया है, तो क्या लोकतंत्र? आप क्या समझ रहे हैं इसको मैं ले जाकर मेरे घर में ऊपर रख दूंगा, कमरे में लिफाफे में बन के? ना 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 ना, इसको घोल के पीऊंगा, फिर जबान से निकालूंगा जनता के सामने। हाँ, आप मुतमईन रहिए। आप सुन लीजिए, सचिन पायलट हमारे दोस्त हैं, हमारा वो भी एमपी उसी वक्त बने, हम भी उसी वक्त बने। अब सचिन पायलट क्या करेंगे मैं क्या जानता हूं भाई? मैं, अरे दोस्त हैं, मगर वो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर वो तय करेंगे। मैं अपना पॉलिटिकल पार्टी का काम कर रहा हूं, वो क्या करेंगे वो बताएंगे आपको, मेरे को नहीं मालूम। मुसलमान महंगी शादियां करता है, मुसलमान महंगी शादी करता है, 200-400 रुपए का गुटखा खाता है। आप कह रहे हैं मैं तब्दीली लाना चाहता हूँ, तो जब सत्ता बदलेगी तब तब्दीली आएगी। तो आप मोदी या योगी के खिलाफ जो बातें करते हैं, आप उनके खिलाफ चुनाव में लड़ेंगे जाके? किसके खिलाफ? मोदी जी के खिलाफ जाके वहां से बनारस में चुनाव? हम तो चुनाव हैदराबाद में लड़के हराए ना। हमारे जो म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 घंटे फिरे। कितने? 4 घंटे। अमित शाह आए, चार मीनार के दामन में एक मंदिर है, वहां पर आ गए। मैं आपको बता रहा हूं, आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। 4 घंटे मुख्यमंत्री फिरे, एक सीट नहीं जिता पाई बीजेपी को म्युनिसिपल इलेक्शन में। अमित शाह साहब आए, वो सीट पे हमारा एक हिंदू कॉर्पोरेटर एमआईएम का तीसरी मर्तबा जीत गया। हम मुकाबला तो हम ही कर रहे हैं। मैंने तो यूएपीए के बिल में कांग्रेस तरह सपोर्ट नहीं किया ना, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था अमित शाह के बिल को, यूएपीए के। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि फॉरेन फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को ये है कि दोनों पे एक्शन लो, बीजेपी पे कांग्रेस पे। तो दोनों ने मिलकर एक कानून बना लिया, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया। अब आप ये बताइए कि नुकसान किसका हो रहा है ज्यादा? किस समुदाय का हो रहा है? दलितों का हो रहा है और मुसलमानों का हो रहा है। किसको मारा जाता है गोश्त के नाम पर? जुनैद और नसीर को मारा जाता है, बल्कि मारा नहीं, जिंदा जला दिया जाता है। अब बताइए किसका हो रहा है? ये रिपोर्ट क्या बोल रही है कि कौन सबसे नीचे है? कौन है भाई? सत्ता में तो आप रहे ना, मैं तो नहीं रहा, आप रहे। आप बताइए फिर क्या हो रहा है?
बिल्कुल लड़ते आए लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, लड़ते आए लड़ेंगे, लड़ी तो रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि मोदी जी के सामने आप खुद जाकर चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे भाई, लड़ तो रहे हैं ना, पार्लियामेंट में खड़े के तो बोलते हैं, और हम जब पार्लियामेंट में भाषण देते तो बीजेपी के 300 एमपी के सामने हम खुल के बोलते हैं